7 है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी हो गया। ठीक है, एसी। एसी वैसे इसका खुद ही नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर पूरा लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट करंट, पर मतलब नहीं होता तो हम ऐसे ही बोल देते हैं शॉर्ट में एसी करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट यानी कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का अगर हम देखें तो कैसे होता है बेटा, पहले हम डीसी करंट को समझते हैं। डीसी करंट क्या होता है, डीसी सोर्स क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है? डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स, तो आपको होता है डीसी सोर्स आपका क्या होता है? बैटरी आपकी डीसी सोर्स है। तो बैटरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर, ये एक सेल दिखा दिया, तो ये हमारा एक सेल होता है। अगर बैटरी दिखानी होती है तो हम ऐसे करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम दिखाते हैं तो ये बैटरी हो जाती है, तो ये हमारी बैटरी हो जाती है। तो ये हमारी एक बैटरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डीसी सोर्स होता है। बैटरी या सेल आपका डीसी सोर्स होते हैं। मान लो कोई रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस है, ये है, और उसको हमने डीसी सोर्स से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। उसको हमने डीसी सोर्स से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। तो डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, तो सर्किट के अंदर से क्या पास करेगा? सर्किट के अंदर से जो है करंट पास करेगा। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका एक डीसी सोर्स हो गया, डीसी सोर्स, जो कि आपकी बैटरी या सेल हो गया। और इसमें से इसका अपना एक ईएमएफ होगा, वोल्टेज होगा। तो वैसे तो मान लो बैटरी V वोल्ट की है, तो वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो, या ईएमएफ बोल दो। ठीक है, तो ईएमएफ बोल दिया, मान लिया हमने ई बोल दिया, ईएमएफ के लिए ई बोल दिया, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी हमारा ई है। तो इसमें से क्या पास करेगा? इसमें से करंट पास करेगा। तो इसमें से क्या पास कर रहा है? इसमें से करंट पास कर रहा है, तो रेजिस्टेंस में से भी करंट चला जाएगा। तो ये जो करंट होता है बेटा, ये करंट जो होगा ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट करंट होगा, स्टडी करंट होगा। कैसा करंट होगा? स्टेडी करंट होगा, स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब कांस्टेंट करंट होगा। अगर हम इसका ग्राफ देखें, करंट का ग्राफ जो आएगा वो क्या होगा, तो देखो ईएमएफ भी कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट है। अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ बना सकते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये आपका टाइम एक्सिस है, तो ये आपका टाइम एक्सिस हो गया। इसमें भी ये क्या हो गया? टाइम एक्सिस हो गया। ये वोल्टेज एक्सिस हो गया, और ये करंट एक्सिस हो गया। तो इसे वोल्टेज है, यानी वोल्टेज को हम V भी लिख सकते हैं। वोल्टेज एक्सिस यानी V हो गया, वोल्टेज एक्सिस, या ईएमएफ बोल दो, ईएमएफ ई है। और ये हमारा करंट है, करंट का एक्सिस हो गया, तो एक करंट का एक्सिस है आई है। तो हमें पता है हम ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में? वोल्टेज टाइम और करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बन रहा है। तो वोल्टेज टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कैसा बनेगा। तो ये हमारा टाइम था, टी टाइम था, टी ही लिख दे रहे हैं हम। तो होगा क्या बेटा, जो ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ होता है डीसी सोर्स का, जो ईएमएफ होता है वो कांस्टेंट होता है। तो डीसी सोर्स का जो ईएमएफ होता है वो कांस्टेंट होता है। बैटरी या सेल का ईएमएफ जो होता है, ऑटोमोटिव फोर्स, वो कांस्टेंट होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, तो वो कांस्टेंट है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, टाइम इसके क्या आएगा? पैरेलल आएगा। तो ईएमएफ कांस्टेंट है। ठीक है, और आपको पता है अगर हम करंट निकालें तो करंट हम ओम्स लॉ के हिसाब से निकाल सकते थे। तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट को देखते हैं, तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमें पता है करंट हमारा होता था वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। क्या होता था? वोल्टेज अपॉन में क्या होता था? रेजिस्टेंस होता था। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता था। तो यहाँ वोल्टेज को हम ईएमएफ बोल रहे हैं, तो ईएमएफ अपॉन क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। तो ये अगर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट भी क्या रहेगा? करंट भी कांस्टेंट रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे स्टेडी करंट। तो हमारा जो करंट होगा ना, करंट भी कांस्टेंट होगा। तो करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। ईएमएफ कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो करंट भी क्या हो जाएगा बेटा? करंट भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ईएमएफ भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस भी नहीं वेरी कर रहा, वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट भी क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट हो गया। तो करंट कांस्टेंट होने का मतलब कैसा करंट है? ये स्टेडी करंट है।
स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट मतलब स्टेडी करंट है। तो करंट और टाइम का जो ग्राफ आएगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। ईएमएफ और करंट दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में क्या नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे। तो ये आपका जो है ये आपका स्टेडी करंट हो गया। क्या हो गया, स्टेडी करंट। लेकिन स्टेडी करंट का मतलब करंट आपका कांस्टेंट है। स्टेडी करंट का मतलब है यह है कि करंट आपका जो है वो कांस्टेंट है, करंट आपका कांस्टेंट है। ठीक है, स्टेडी करंट है, करंट आपका कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल करंट भी हो सकता है, वेरिएबल ईएमएफ भी हो सकता है। ईएमएफ वेरी कर रही है, ठीक है, तो मान लो ईएमएफ वेरी करती है, तो ईएमएफ वेरी कर सकती है, ठीक है, वेरिएबल ईएमएफ हो सकता है। तो ऐसे ही बेटा करंट भी वेरिएबल करंट भी हो सकता है। तो वेरिएबल करंट का मतलब ये है कभी करंट ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ऐसे, यानी क्या कर रहा है वो, वेरी कर रहा है। तो ये वेरिएबल करंट है, टाइम वेरिंग करंट हो गया। कैसा करंट है, टाइम वेरिंग करंट है। जो करंट है, जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये कैसा करंट हो गया, वेरिएबल करंट होता है। ठीक है, तो अगर हम एसी करंट की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो अल्टरनेटिंग करंट भी वेरिएबल करंट होता है, पर वो पीरियोडिक होता है और वो एक फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, साइन और कोस के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो जो करंट होता है वो इस तरीके से होता है, वो करंट एसी करंट इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो एसी करंट ऐसे है। ठीक है, तो एसी करंट इस तरीके से होता है। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर से क्या करता है, अपने आप को, फिर से अपने आप को क्या करता है, ये रिपीट करता रहता है। तो हर बार यहां से चला, यहां पहुंचा, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यहां से चला यहां पहुंचा, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, ऐसे है। तो वो पीरियोडिक भी है, वो वेरिएबल करंट भी होता है। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है, अपनी डायरेक्शन भी क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें, तो अगर ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो ऐसे चलेगा। और ये जो होता है आप खुद ही देखो, हम कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब डायरेक्शन से है। ईएमएफ अगर टाइम के बीच का होता, अगर ये वोल्टेज और टाइम के बीच का होता, वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ होता है, यानी ये वाला एक्सिस हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है हमारा, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस होता, तो ये हमारा टाइम एक्सिस होता, तो ये टाइम एक्सिस होता। वाई एक्सिस हमारा जो होता, वाई एक्सिस हमारा वोल्टेज एक्सिस होता है या ईएमएफ एक्सिस होता है। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ईएमएफ वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ईएमएफ जीरो से मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, ऐसे कर रहा है। यानी ईएमएफ जीरो से इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम हो गया, फिर ईएमएफ मैक्सिमम से डिक्रीज करते करते फिर से जीरो हो गया, फिर ईएमएफ अपोजिट पोलैरिटी में, यानी अब उसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, पोलैरिटी रिवर्स कर ली अपनी। ठीक है, फिर अपोजिट पोलैरिटी में फिर से ग्रो करने लगा, ईएमएफ फिर मैक्सिमम हो गया और अपोजिट पोलैरिटी में फिर से क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो ये जो मैक्सिमम ईएमएफ होता है इसे बोलते हैं ई नोट। ये होता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्या होता है भाई, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये जो होता है ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, इसे एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। ये हमारा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है और इसे एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। तो देखो हुआ क्या, ईएमएफ टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम हुआ, इसे मैक्सिमम ईएमएफ भी बोल देते हैं या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोल देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोल देते हैं। और फिर मैक्सिमम से फिर क्या होने लगा, मिनिमम, फिर से क्या हो गया, जीरो, और फिर उसने अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर ली, तो वो अपोजिट पोलैरिटी में हो गया, पोलैरिटी ही चेंज कर ली उसने। यानी अगर ये एसी सोर्स है तो पहले हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हाफ साइकिल के लिए, पहले हाफ साइकिल के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव है नेगेटिव,
अगले हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पोलैरिटी बदल लेगा। लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अपोजिट पोलैरिटी में ईएमएफ इंक्रीज करेगा, और फिर अपोजिट पोलैरिटी में ईएमएफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस तरीके से चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है। और इसको हम जो बोलते हैं, ये हमारा जो होता है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ होता है। क्या होता है, ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ होता है। तो ये ईएमएफ का एम्पलीट्यूड होता है। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। तो ये ई नोट होता है। ई नोट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलो, या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलो, या एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ बोलो आप। इस तरीके से है। तो सेम ऐसे करंट भी होता है बेटा, तो करंट भी ऐसे ही करता है। तो इसमें करंट भी ऐसे ही करता है। अगर प्योर रेजिस्टेंस होता है तो करंट भी साथ साथ ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता है। तो करंट भी ऐसे ही रहेगा। तो अगर हम करंट को चलाएंगे तो करंट भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो होगा, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा। क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा। तो ये आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गया, आई नोट। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या बोलेंगे उसे, पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलेंगे। इस तरीके से तो ईएमएफ जब हमारा मैक्सिमम हो गया तो करंट भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, वो आई नोट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो आई नोट हो जाएगा। तो ये पीक वैल्यू होता है। इस तरीके साथ साथ, अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो साथ साथ ऑसिलेट करता है, साथ साथ वोल्टेज और करंट इंक्रीज करते हैं, साथ साथ वोल्टेज और करंट क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि दोनों सेम फेज में होता है। तो आप खुद ही देखो, इनको हम साइन और कॉस के फंक्शन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो ईएमएफ होता है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है, वो हमारी होती है ई नोट साइन ओमेगा टी। क्या होती है, वो हमारी होती है ई नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो हमारा होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। वो हमारा होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो ईएमएफ होता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो करंट होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। तो ई आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, वो होगा ई नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट आपको पता है, ई नोट को क्या बोलते हैं, ई नोट को हम ई मैक्सिमम भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है, या कह सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। और इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। और ई हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये ईएमएफ आ गया हमारा। अगर प्योर रजिस्टर वाले सर्किट की हम बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ रजिस्टर ही है, तो जो करंट होगा आई इक्वल टू क्या होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी। यानी करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहेंगे, करंट और ईएमएफ दोनों क्या रहेंगे, सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। तो आई नोट आपका जो होता है, आई नोट को हम आई मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो ये होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या क्या बोलो, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और आई होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। आई होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होता है। ठीक है, तो ये साथ साथ ऑसिलेट करते हैं। जरूरी नहीं है साथ साथ ऑसिलेट करें, इनके बीच में फेज डिफरेंस भी आ सकता है। वो सर्किट पे डिपेंड करता है कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है कि रजिस्टर है। तो ये इस तरीके का जो करंट होता है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो वेरिएबल करंट होता है, टाइम वेरिंग करंट होता है, पर वो पीरियोडिक होता है। और उसको हम एक सिंपल साइन और कॉस के फंक्शन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो बहुत सारे हमारे सर्किट हो सकते हैं, तो 3-4 सर्किट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। तो पहला है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, यानी प्योर रजिस्टर की बात कर रहे हैं। प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। आइडियल रजिस्टर है, प्योर रजिस्टर है, और उसमें हम एसी अगर कनेक्ट करें तो क्या होगा। तो उसके लिए देखो हमें ना एक फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ती है दिखाने के लिए। अभी हम समझ लेंगे फेजर डायग्राम क्या है। जो अभी मैंने पहले दिखाया था ग्राफिकल डायग्राम था। ये क्या था, ग्राफिकल। प्योर रजिस्टर की बात करते
करते हैं। तो हम एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। कितना है रेजिस्टेंस इसका, आर इसका रेजिस्टेंस हो गया। और हमारे पास एक एसी सोर्स है, तो मान लो हमारे पास एक एसी सोर्स है ये, तो ये हमारे पास एक एसी सोर्स है, ये हमारे पास एक एसी सोर्स हो गया। हमने इसको कनेक्ट कर दिया, हमने इधर से इसको कनेक्ट कर दिया, ये एसी सोर्स आ गया, कनेक्ट कर दिया सर्किट में। तो एसी सोर्स को हम ऐसे ही दिखा देते हैं, ऐसे दिखा दोगे सर्कल और बीच में वेव फॉर्म बना दोगे, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एसी सोर्स रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एसी सोर्स रिप्रेजेंट करता है। हर समय करंट वेरी कर रहा होता है, हर समय करंट क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये एक वेरिएबल करंट है, पर ये पीरियडिक है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है, अपने फंक्शन को रिपीट करेगा। और इसे सिंपल साइन और कॉस के फंक्शन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो हमें देखते हैं इस समय एसी सोर्स का अपना ईएमएफ होगा, तो एसी सोर्स का ईएमएफ होगा, मान लो इसका ईएमएफ ई है, ई इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मान लो एसी सोर्स का ईएमएफ क्या है, ईएमएफ ऑफ एसी एट एनी टाइम इंस्टेंट, ईएमएफ ऑफ AC source, EMF of AC source at any time instant, EMF of AC source at any time instant, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो EMF होगा AC सोर्स का वो E होगा, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस EMF। क्या बोल रहे हैं इसको, इंस्टेंटेनियस EMF। और जो इंस्टेंटेनियस EMF होता है वो होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, होता है ई नोट साइन थीटा, वैसे तो होता है ई नोट साइन थीटा, ई नोट साइन थीटा। और थीटा जो होता है हमें पता है, थीटा बाय टी जो होता है ओमेगा होता है, थीटा बाय टी हमारा क्या होता है, ओमेगा होता है। तो थीटा हमारा होता है ओमेगा टी, कितना होता है थीटा हमारा, ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी है। तो हमें पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, E इक्वल टू होगा ई नोट साइन ओमेगा टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। अगर ईएमएफ होगा तो करंट भी होगा सर्किट में, तो सर्किट में करंट भी फ्लो करेगा, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो सर्किट में जो करंट होगा आई, वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा। कौन सा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। वो देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, उस हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें देखते हैं बेटा, करंट इन सर्किट एट एनी टाइम इंस्टेंट वो कितना हो जाएगा, करंट इन रजिस्टर। तो करंट इन रजिस्टर जो होगा एट एनी टाइम इंस्टेंट, at that time instant, उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे क्या होगा, जिस टाइम इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना है, ई है, ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स एट एनी टाइम इंस्टेंट, कोई भी एक पल ले सकते हो, कोई भी एक टाइम इंस्टेंट ले सकते हो, उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो ईएमएफ होगा सोर्स का वो कितना होगा, ई होगा, बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट इन रजिस्टर एट दैट टाइम इंस्टेंट, तो करंट कितना होगा, तो हमें पता है बेटा करंट जो होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से ही अगर हम देखें तो करंट किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट होता है V बाय आर होता है। करंट क्या होता है, V बाय आर होता है। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा E बाय आर। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अपॉन में रजिस्टर ही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अपॉन में रजिस्टर ही क्या होगा, करंट, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, ओम्स लॉ कहता है कि करंट होता है V बाय आर, V बाय आर, V मतलब वोल्टेज। तो यहाँ ईएमएफ को ही, वोल्टेज को ही हमने क्या बोला है, ईएमएफ बोला है। वोल्टेज बोलो चाहे क्या बोलो, ईएमएफ बोलो, ठीक है। तो वोल्टेज बोल सकते हो, चाहे आप क्या बोल सकते हो, ईएमएफ बोल सकते हो। तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट जो होगा वो क्या होगा, E बाय आर। तो E इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगा, I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम इसमें वैल्यू डाल देंगे तो आई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ई बाय आर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई बाय आर, और ई की वैल्यू लिखो बेटा, ई की एरी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ई की वैल्यू आप डाल दोगे, तो ई की वैल्यू जो डलेगी वो कितनी डलेगी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये आपका आ गया। तो ई नोट साइन ओमेगा टी आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, तो आई इक्वल टू कितना हुआ हमारा, ई बाय आर था, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ था, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, और आर रजिस्टर ऑफ द सर्किट है, प्योर रजिस्टिव सर्किट था। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता था ई नोट साइन ओमेगा टी, क्या होता था, ई नोट साइन ओमेगा टी, यही होता था। कितना आ जाएगा उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो साइन ओमेगा टी अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई नोट बाय आर, और ई नोट बाय आर आपका जो होता है उसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। ई नोट आपका क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है, इसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलो, तो इसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, अपॉन में क्या है भाई, रेजिस्टेंस है, और साइन ओमेगा टी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ई नोट बाय आर नोट होता है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, यही क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। तो ये आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, आई नोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई नोट बोलते हैं। तो ये आई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, आई नोट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू कितना होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब कहोगे फाइव क्या है, फाइव या फेज डिफरेंस है, फाइव क्या है, मान लो फेज डिफरेंस है, किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस है। ठीक है, मान लिया दो पल के लिए। लेकिन प्योर रजिस्टर में क्या होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। प्योर रजिस्टर में होता है वो फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। यानी करंट और वोल्टेज, यानी करंट और ईएमएफ सेम फेज में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो फेज डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस जीरो है। आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये ओमेगा टी है, मैंने आपको पहले ही बताया ओमेगा टी ही थीटा होता है, क्योंकि थीटा बाय टी आपका ओमेगा होता है, थीटा बाय टी आपका क्या होता है, ओमेगा होता है। तो थीटा बाय टी आपका ओमेगा होता है, तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, तो इसको हम थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए ईएमएफ आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो होती है वो होती है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इनटू में क्या, साइन थीटा, इनटू में क्या होता है, साइन थीटा। वो अलग बात है कि जो हमारा थीटा है वो किसके बराबर है, वो ओमेगा टी के बराबर है, ये आ गया। और जो करंट आया हमारा, करंट जो आया वो हमारा कितना है, वो है आई नोट साइन ओमेगा टी है। ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी को मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो ओमेगा टी को मैंने थीटा लिख दिया, तो ओमेगा टी मेरा थीटा हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस माइनस फाइव, थीटा प्लस माइनस फाइव। तो ये फाइव क्या होता है, फाइव फेज डिफरेंस होता है, फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो इसे कहते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, या बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एक ही बात है, ईएमएफ बोलो या करंट बोलो। तो जीरो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं, प्योर रजिस्टर वाले सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो ये क्या रहेगा, ये साइन थीटा ही रहेगा, फेज डिफरेंस तो जीरो है, और थीटा हमारा क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो सेम फेज में क्या कर रहे होते हैं बेटा, ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो ये सेम फेज में क्या कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, किसके अंदर, प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर। किसके अंदर, प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर। इसके दो डायग्राम होते हैं, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो दोनों सेम फेज में ग्राफिकल, ठीक है। तो ग्राफिकल डायग्राम देख लेते हैं बेटा, ग्राफ में अगर हमें इन्हें दिखाना है तो कैसे दिखा देंगे।
तो ग्राफ में हम ऐसे दिखा सकते हैं, हम दोनों साथ साथ ऑसिलेट करते हैं बेटा, दोनों साथ साथ ऑसिलेट करते हैं। तो दोनों साथ साथ ऑसिलेट करते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता नहीं प्योर रजिस्टर में, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में ऐसा नहीं होता। कैपेसिटर इंडक्टर में इनके बीच में क्या आ जाता है, फेज डिफरेंस आ जाता है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो, ये मैं वोल्टेज एक्सिस ले रहा हूँ और ये मेरा टाइम एक्सिस हो गया। दो ग्राफ ले रहा हूँ मैं, ध्यान देना, मैं दो ग्राफ ले रहा हूँ। एक मैंने वोल्टेज एक्सिस ले लिया और ये मेरा वोल्टेज एक्सिस है, ये मेरा वोल्टेज एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, टाइम एक्सिस है। तो ये मेरा टाइम एक्सिस है। ऐसे यहाँ पे भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है, तो करंट एक्सिस हो जाएगा, और ये टाइम एक्सिस ले लिया मैंने ग्राफ दिखाने के लिए। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस ही रहेगा, तो ये एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है। वाई एक्सिस हमारा, ये वाला वाई एक्सिस हमारा वोल्टेज एक्सिस है। दूसरे वाले ग्राफ में ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये करंट एक्सिस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो, अगर हम समझें तो ये कैसे होता है, ये किस तरीके से होता चला जाता है, वो आप देखो। ठीक है, तो देखो वोल्टेज कैसे चलेगा, तो वोल्टेज ऐसे होगा, वोल्टेज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर घटेगा घटेगा जीरो। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम था, जिसे हम क्या बोलते थे, वी नोट बोलते थे। तो ईएमएफ का आपका हो गया, ईएमएफ के लिए, तो ईएमएफ के लिए दिखा दो, वोल्टेज को ही हम ईएमएफ बोल देंगे इस केस में। तो यही ईएमएफ हो गया, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई नोट हो जाएगा। तो आप खुद ही देखो, वोल्टेज और करंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। जब ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज करेगा, तो जब ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज करेगा। ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है, करंट भी इंक्रीज कर रहा है। ईएमएफ जीरो था, करंट जीरो था, ईएमएफ बढ़ना शुरू किया, करंट भी बढ़ना शुरू किया। ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, करंट भी मैक्सिमम हो गया, आई नोट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ईएमएफ डिक्रीज करने लगा, करंट भी डिक्रीज करने लगा। ईएमएफ जीरो हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, एक तरीके से साथ साथ झूला झूल रहे हैं। ईएमएफ ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ईएमएफ अब अपोजिट पोलैरिटी में इंक्रीज करने लगा, करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा। तो फिर ये पॉजिटिव पोलैरिटी थी, अब ईएमएफ ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, अब वो अपोजिट पोलैरिटी में जाएगा, तो अब अपोजिट पोलैरिटी में इंक्रीज कर रहा है। तो ईएमएफ फिर अपोजिट पोलैरिटी में इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज करते करते फिर से ईएमएफ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर से ईएमएफ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो करंट अपोजिट, अगर ईएमएफ ने पोलैरिटी चेंज की है, पॉजिटिव से नेगेटिव कर ली है, तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगेगा। और जब ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, जब ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, तो करंट भी क्या हो जाएगा, करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ईएमएफ डिक्रीज करने लगेगा अपोजिट पोलैरिटी में ही, तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज करने लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये साथ साथ इंक्रीज करेंगे, साथ साथ डिक्रीज करेंगे, ऐसे होगा, साथ साथ इंक्रीज करेंगे, साथ साथ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो यानी क्या है भाई, दोनों साथ साथ क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ईएमएफ और करंट दोनों साथ साथ क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। जो ईएमएफ होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगी, वो कितनी होगी, ई नोट साइन थीटा। और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होगी, वो आई इक्वल टू क्या होगा, आई नोट साइन थीटा। और थीटा हमारा जो होता है वो कितना होता है, थीटा हमारा होता है ओमेगा टी। तो थीटा हमारा होता है ओमेगा टी। और करंट और वोल्टेज, इसे वोल्टेज भी बोलते हैं, तो इसे लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ को वी लिख दिया वोल्टेज, और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को वी नोट लिख दिया, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एक ही बात है।
ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गई। ये क्या हो गई? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी। तो ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी। तो आप ऐसे भी लिखना चाहो लेकिन ईएमएफ के हिसाब से लिखते रहो। तो ये ई नोट है और ये ई है। तो दोनों सेम फेज में क्या करेंगे बेटा? ऑसिलेट करेंगे। तो दोनों के दोनों सेम फेज में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते रहते हैं, साथ साथ ऑसिलेट करते रहते हैं। और देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में पीक वैल्यू ऑफ करंट भी रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी इनका रेशियो करंट, देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में पीक वैल्यू ऑफ करंट का रेशियो भी रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो देखो, जो रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं, और इसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं, या पीक वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। और ये बराबर ही होता है, रेजिस्टेंस बराबर ही होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अपॉन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो एक दूसरे पे ही अगर उठा के सुपर इम्पोज कर दिया जाए, एक दूसरे पे ही उठा के अगर सुपर इम्पोज कर दिया जाए, तो ये साथ साथ ऑसिलेट करेंगे, ऐसे है। तो जब ईएमएफ जीरो था तो करंट भी जीरो था। अब ये ईएमएफ और करंट दोनों का ग्राफ आ गया, ईएमएफ एंड करंट। तो इसे लिख दो, अब ये ग्राफ आ गया, किसका ग्राफ आ गया? अब ये ईएमएफ एंड करंट दोनों का ग्राफ हो गया, ईएमएफ एंड करंट का ग्राफ आ गया। तो ईएमएफ एंड करंट का ग्राफ आ गया है। इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो इस ग्राफ में क्या होगा? जब ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो, जब ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो। ईएमएफ जब इंक्रीज करने लगेगा तो करंट भी इंक्रीज करने लगेगा, तो दोनों इंक्रीज करेंगे। तो ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज कर रहा है। जब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया ई नोट, ईएमएफ बढ़ने लगा, ऐसे है। ईएमएफ जीरो, करंट जीरो, ईएमएफ बढ़ने लगा, करंट भी बढ़ने लगा। ईएमएफ मैक्सिमम हो गया ई नोट, तो करंट भी मैक्सिमम हो गया, कितना? आई नोट। फिर ईएमएफ डिक्रीज करने लगा तो करंट भी डिक्रीज करने लगा। ईएमएफ जीरो हो गया फिर से, तो करंट भी जीरो हो जाएगा। फिर ईएमएफ ने पोलैरिटी ही चेंज कर ली, अपोजिट पोलैरिटी में ईएमएफ क्या करने लगा? इंक्रीज करने लगा। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगेगा? इंक्रीज करने लगेगा। ईएमएफ अपोजिट पोलैरिटी में इंक्रीज करने लगा, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगेगा? इंक्रीज करने लगेगा। जब ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, तब करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ईएमएफ डिक्रीज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ सेम फेज में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। तो सेम फेज में ये क्या करते रहते हैं? ऑसिलेट करते हैं। यहाँ टाइम क्या होता है? या टाइम जीरो होता है, ठीक है। ये बीच में जो टाइम होता है ये T/4 होता है। मान लो टाइम पीरियड जो एसी का वो कैपिटल टी है, तो एसी का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। तो एसी का टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है तो ये टाइम जीरो होता है। ये वाला जो टाइम होता है वो T/4 होता है। क्या होता है? T/4 होता है। ये वाला जो टाइम आएगा, ये जो टाइम आया, ये टाइम आएगा T/2 टाइम आएगा। कितना आएगा? T/2 टाइम आएगा यहाँ पे। और ये जो टाइम होगा, ये टाइम आएगा 3T/4 आएगा। कितना आएगा? 3T/4। और ये वाला टाइम फिर T हो जाएगा। इस तरीके से एक साइकिल रहेगा। तो जब टाइम जो है जीरो था तो ईएमएफ भी जीरो और करंट भी जीरो, ईएमएफ भी जीरो और करंट भी जीरो, ठीक है। ईएमएफ भी जीरो है, करंट भी जीरो है। थोड़ा फिगर मैं बड़ी कर देता हूं, अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो एक बार ग्राफिकल में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वो समझ लेते हैं हम। तो देखते हैं इधर, तो इस हिसाब से देखते हैं बेटा। तो देखो होता क्या है,
ईएमएफ बढ़ता गया, फिर घटा, फिर बढ़ा, ऐसे है। मान लो एक ही लेते हैं, तो ये ईएमएफ के लिए मान लो ये ईएमएफ है, यानी वोल्टेज बोल लो, ईएमएफ बोलो या क्या बोल सकते हो आप, वोल्टेज बोल सकते हो, चाहे ईएमएफ चाहे वोल्टेज एक्सिस, और ये आपका टाइम एक्सिस हो गया, टी है, टाइम एक्सिस है, तो ईएमएफ एक्सिस ही बोल दिया हमने। यहाँ पे टाइम कितना होगा आप बताओ, यहाँ टाइम कितना होगा, ये 0 है, तो देखो ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो देखो यहाँ पे ये जो टाइम है 0, ये वाला जो टाइम होता है ये t/4 टाइम होता है, ये वाला यहाँ जो टाइम होगा वो कितना होगा, t/2 होगा, यहाँ जो टाइम होगा वो कितना होगा, 3t/4 होगा, कितना होगा, 3t/4 होगा, और यहाँ जो टाइम होगा वो कितना होगा, t होगा, तब एक साइकिल क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अगर एसी का मान लो टाइम पीरियड कैपिटल टी है, एसी का अपना टाइम पीरियड भी होता है, टी उसकी टाइम पीरियड होता है, ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी होती है, टी टाइम पीरियड है। तो मान लो टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कैपिटल टी है। तो जब टाइम 0 होगा तो ईएमएफ 0, तो करंट 0। टाइम बढ़ने लगा, जब टाइम t/4 हो जाएगा, यानी 1/4 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, यहां तक 1/4 साइकिल कंप्लीट हो गया, यहां तक तो टाइम बढ़ने लगा, तो ईएमएफ बढ़ने लगा। जब टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड का 1/4 हो जाएगा, तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, तब ईएमएफ ई नोट के बराबर हो जाएगा और करंट आई नोट के बराबर हो जाएगा। तो ईएमएफ पीक वैल्यू पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, पीक वैल्यू पे चला जाएगा। तो करंट भी ऐसे पीक वैल्यू पे चला जाएगा, करंट भी पीक वैल्यू पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई नोट हो जाएगा। साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं। जब ईएमएफ 0 था तो करंट 0 था, ईएमएफ इंक्रीज करने लगा, करंट इंक्रीज करने लगा, ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है। फिर साथ साथ डिक्रीज भी करेंगे, साथ साथ डिक्रीज भी करेंगे। फिर ईएमएफ डिक्रीज करने लगा तो करंट भी डिक्रीज करने लगेगा। और जब ईएमएफ कितना हो जाएगा, जब ईएमएफ कितने टाइम ले लें अब, t/2 यानी हाफ साइकिल ले लें, तो जब ईएमएफ मिनिमम हो जाए, 0 हो जाएगा, तो वापिस करंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वापिस करंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वही चीज है उस तरीके से, फिर पोलैरिटी बदल लेगा ईएमएफ अपनी पॉजिटिव पोलैरिटी से, यानी जो पॉजिटिव पोलैरिटी पे था, ये अगर हमारा सोर्स था, ये उसके 2 पॉइंट थे, ये ए और ये क्या था, बी, और ये एसी सोर्स था, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी में था, तो अब वो पोलैरिटी बदल लेगा, ये नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी, और ये कौन सी पोलैरिटी हो जाएगी, ये पॉजिटिव पोलैरिटी में हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब वो अपोजिट पोलैरिटी में है, तो करंट भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। तो अब अपोजिट पोलैरिटी में ईएमएफ क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। अपोजिट पोलैरिटी में ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर वही चीज, जब ईएमएफ फिर मैक्सिमम हो जाएगा अपोजिट पोलैरिटी में, तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कितने पे, 3/4 साइकिल पे, यानी जब टाइम किसके बराबर हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा, तब ईएमएफ जो हो जाता है फिर से अपोजिट पोलैरिटी में मैक्सिमम हो जाता है। तो करंट भी अपोजिट पोलैरिटी में क्या हो जाता है, करंट भी अपोजिट पोलैरिटी में क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। फिर क्या करेगा, फिर जब उसके बाद ये डिक्रीज करने लगेगा, ईएमएफ डिक्रीज करने लगेगा, तो करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा, तो करंट भी डिक्रीज करने लगेगा, तो साथ साथ करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो ईएमएफ वापस 0 हो जाएगा, तो करंट वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक तरीके का टाइम वेरिंग करंट तो है, यानी वेरिएबल करंट तो है, पर ये पीरियोडिक है, और इसे सिंपल साइन और कॉस के फंक्शन में क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल डायग्राम है, यानी करंट और वोल्टेज साथ साथ ऑसिलेट करते रहते हैं, सेम फेज में ऑसिलेट करते रहते हैं। यानी समझो करंट, और एक झूले पे करंट बैठा है और एक झूले पे क्या बैठा है, एक झूले पे वोल्टेज है, एक झूले पे वोल्टेज है, एक झूले पे क्या है, करंट बैठा है, और दोनों को साथ साथ धक्का दिया, तो दोनों साथ साथ आगे गए, साथ साथ मैक्सिमम हुए, फिर साथ साथ पीछे आए, साथ साथ मीन पोजीशन पे आ गए, फिर साथ साथ पीछे गए। तो ऐसे साथ साथ क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों बीच में साथ साथ आ रहे हैं, आगे साथ साथ जा रहे हैं, पीछे साथ साथ जा रहे हैं,
ठीक है, फिर एकदम पीछे साथ साथ जा रहे हैं, तो साथ साथ दोनों क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। मान लो मीन पोजीशन पे थे, मीन टू एक्सट्रीम गए, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। तो यानी क्या है, साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, आगे पीछे ऑसिलेट नहीं कर रहे। आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो साथ साथ क्या हो रहा है, ईएमएफ वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। किसमें ऑसिलेट करते हैं, सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। कौन, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट आर ऑसिलेटिंग इन दी सेम फेज। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे, एक चीज ये हमने देख ही ली है, ये तो हमने कर ही लिया है, लेकिन इससे भी बढ़िया तरीका होता है, एक होता है फेजर डायग्राम। ये तो ग्राफिकल डायग्राम था, क्या था ये, ग्राफिकल डायग्राम था। हमें जो जरूरत होती है फेजर डायग्राम की जरूरत होती है, फेज डिफरेंस बताता है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जो फेज डिफरेंस होता है, जो फेज डिफरेंस होगा जिसे हम फाई बोलते हैं, वो इस समय 0 होगा। तो प्योर रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम फेज में क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसे फेजर डायग्राम से समझाते हैं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम से इसको हम समझाते हैं। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम आप समझ सकते हो, समझाते हैं। मान लो ये बड़ा सा मैं सर्कल बना लिया, ये मैंने, तो ये मैंने बड़ा सा एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो इस फेजर डायग्राम को हम समझते हैं। तो देखो हम समझते हैं, ये आपका कौन सा एक्सिस भाई, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कौन सा एक्सिस हो गया भाई, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इस तरीके से है। तो मान लो हम इसमें रोटेट करना है, हमें इसमें रोटेट करना है, हमें इसमें रोटेट करना है, ठीक है। तो हम इसमें रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें रोटेट, अगर हम फेजर डायग्राम में ईएमएफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे 1/4 साइकिल, यहाँ से यहाँ आए हाफ साइकिल, यहाँ से आए 3/4 साइकिल, यहाँ से आए कंप्लीट साइकिल, इस तरीके से। तो यहाँ से यानी ए से बी गए, हाफ साइकिल हो गया, बी से सी आए, और ए से बी गए 1/4 साइकिल हो गया, बी से सी गए हाफ साइकिल हो गया, सी से डी गए 3/4 साइकिल हो गया, बी से ए आए कंप्लीट साइकिल हो गया, इस तरीके से है। तो जो पीक वैल्यू होती है ईएमएफ की वो बदलती नहीं है, इसे हम पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं।